चलिए अब हम बात करते हैं विश्व में कृषि एवं पशुपालन की। तो कृषि और पशुपालन के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे और साथ ही हम जो है इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो पहली चीज़ तो होती है कृषि। कृषि को क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर बोला जाता है। और एग्रीकल्चर जो है लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, लैटिन भाषा के दो शब्द हैं कौन कौन से? एक तो एग्री है और एक कल्चर है। एग्री का मतलब होता है क्षेत्र और कल्चर का मतलब होता है खेती। यानी कि कुल रूप से अगर देखा जाए तो भूमि का एक टुकड़ा या फिर रोपण होता है, उस पर क्या करना? खाद्य पौधों को उगाना क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। खेती की अगर बात करें, खेती और जो वानिकी होता है, ठीक है, इसके माध्यम से खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना कृषि कहलाता है। संपूर्ण मानव जाति आज की डेट में जो है इसका अस्तित्व कृषि पर ही आश्रित है और हमारे जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता होती है जैसे कि भोजन का निर्माण है, कृषि के द्वारा ही संभव होता है। कृषि और व्यवसाय दो अलग अलग धुरी है लेकिन परस्पर संबंधित है एक दूसरे से। यहाँ हमको देखने को मिलता है जिसमें कृषि संसाधनों के उपयोग से लेकर कटाई, कृषि उपज के प्रसंस्करण और विपणन तक जो उत्पादन है उसका संगठन और प्रबंधन यहाँ पे शामिल है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं हम कृषि की कुछ थोड़ी सी चीज़ें, उसके बाद हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए यहाँ देखने को मिलता है हमको, देखिए विश्व के कृषि प्रदेशों का जो वर्गीकरण है डी हेटल्सी की ने जो है प्रस्तुत किया था। विश्व के कुल धरातल जो क्षेत्र है उसको 11% भाग कृषि कार्यों में लगा दिया गया है। गेहूं की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु सबसे उपयुक्त होती है। मक्का की पेटी जो है विश्व में अमेरिका में पाई जाती है। सर्वप्रथम मक्के की खेती मध्य अमेरिका में की गई और हवाई द्वीप में गन्ने की खेती के लिए उत्तम माना जाता है। चाय निर्यात क्षेत्र जो है केनिया एवं श्रीलंका सबसे आगे है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय ताइवान में पैदा होती है। कॉफ़ी जो उत्पादन है उसमें विश्व में सबसे अधिक ब्राज़ील यहाँ पे करता है कॉफ़ी का उत्पादन। विश्व में कपास की खेती सबसे अधिक चीन में की जाती है। इसके साथ ही विश्व में सबसे बड़ा जो रबर उत्पादक देश है थाईलैंड है। दुग्ध उत्पादन में विश्व का प्रथम जो देश है भारत है और ट्रांजिनिक जो फसल है उसका सबसे बड़ा उत्पादक चीन माना जाता है। भारतीय कपास छोटे रेशे वाली होती है और विश्व में सबसे अधिक जूट आपको देखने को मिलेगा। जूट क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान। सर्वाधिक सघन खेती जापान में प्रचलित है और सीढ़ीनुमा कृषि जो है पहाड़ों के ढलानी वाले भागों में की जाती है। झूम खेती भी की जाती है। झूम खेती को स्थानांतरित खेती भी बोला जाता है। तो ये हमको देखने को मिलता है यहाँ पे। यदि आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में लेकर आया अपनी फ्री टेस्ट सीरीज। ये फ्री टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा? चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम 2020 के लिए और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विभिन्न तारीखों पे यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज होगी और यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। और साथ ही साथ यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस होगी और टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। विभिन्न तारीखों में यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। और साथ ही साथ यदि आप प्लस फीचर की तरफ जाते हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊँ तो फ्री और प्लस वाले प्लान में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फ्री वाले प्लान में यहाँ पे सिलेबस है वो लिमिटेड है। लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे चलेंगे। लिमिटेड पीडीएफ नोट्स है और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा वो यहाँ पे रहेंगे पूरे लिमिटेड। और यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन इसमें लेंगे तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे अनलिमिटेड कोर्स यहाँ पे चल रहे हैं अनअकैडमी के। और यहाँ पे अचीवर्स बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एमपीपीएस स्प्रिंट कोर्स थ्रू एमसीक्यू। और यहाँ पे 18 फरवरी से ये शुरू हो चुका है। फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए और यहाँ पे 18 फरवरी से ये भी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ लक्ष्य एमपीपीएस 2022 है यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स और एमपीपीएस फिल्म्स एंड मेंस दोनों के लिए है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए 19 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का। और एक माह से ये जो फॉर्म स्लैब है 10% से 5% होने वाली है तो एक माह से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें। और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यहाँ पे सरकार टाइम प्रोमो कोड जरूर डालें। सरकार टाइम प्रोमो कोड डालने के बाद यहाँ पे 10% तक का आप डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट। चलिए हम जो है इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन की अगर बात करें तो विगत वर्षों के क्वेश्चन देखेंगे और कुछ मॉडल प्रश्न यहाँ पे हम बात करेंगे जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न आपको देखने को मिलता है। पहला प्रश्न देखिए जिसके अंतर्गत आपको दिया है कथन और यहाँ पे आपको सत्य बताना है। तो वाणिज्यिक कृषि में विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। वाणिज्यिक कृषि में रोपण कृषि शामिल है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि दोनों कथन सही है। सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। और यहाँ देखिए वाणिज्यिक कृषि में विस्तृत क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय किया जाता है। इसके अलावा वाणिज्यिक जो कृषि है उसमें अनाज मिश्रित कृषि रोपण कृषि ये सभी सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए सही उत्तर का चुनाव करना है, जोड़ी मिलाना है। मतलब देखिए एक तरफ जो है उसका नाम दिया गया है कृषि का, मतलब किस चीज़ को क्या कहा जाता है। जैसे कि
अंगूर के उत्पादन को क्या कहा जाता है, मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है, सारी चीज़ यहाँ पे दी गई है। तो आप देखिए यहाँ पे सेरीकल्चर जो है किसको कहा जाता है, सेरीकल्चर जो है रेशम जो कीट है उनके पालन को कहा जाता है। पीसी कल्चर की अगर बात करें तो ये जो है मत्स्य पालन को कहा जाता है। बीटी कल्चर आपको अंगूर की खेती के रूप में देखने को मिलेगा, और सब्जी के उत्पादन को क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो इस हिसाब से डी नंबर का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। और आप यहाँ देख भी सकते हैं, देखिए सभी को, और अन्य विधि है यहाँ पे, ठीक है। तो एपी कल्चर आपको देखने को मिलेगा मधुमक्खी पालन से संबंधित, पोमोकल्चर आपको फलों के उत्पादन से संबंधित देखने को मिलेगा, ओलेरी कल्चर आपको सब्जियों के उत्पादन से संबंधित, हाइड्रोपोनिक्स आपको देखने को मिलेगा जल में पौधों को उगाने से संबंधित। तो ये कंप्लीट रूप से हमने यहाँ पर देखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। गहन निर्वाह जो कृषि है उसके संबंध में हमको जो है कथन बताना है और सही कथन का चुनाव करना है। देखिए इसमें चावल मुख्य फसल है, बिल्कुल सही है। गहन निर्वाह कृषि में छोटे भूखंड पर होती है ये भी, तो ये दोनों सही है। दोनों सही मतलब सी नंबर का राइट आंसर, 1 और 2 दोनों यहाँ पे राइट होंगे। तो गहन निर्वाह धान जो कृषि है उसमें धान मतलब मुख्य फसल चावल है, जबकि अन्य फसल में जो गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन ये सभी शामिल है। गहन निर्वाह कृषि जो है दक्षिण पूर्व एशिया के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। गहन निर्वाह कृषि में कृषक एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करते हैं। इसके अंतर्गत कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है, देखिए यहाँ सत्य कथन बताना है। तो चलवासी पशुचारण विधि अर्धशुष्क प्रदेशों में प्रचलित नहीं है, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमको जो है ये देखने को मिलती है और यहाँ पे दिया गया है प्रचलित नहीं है, ठीक है। चलवासी पशुचारण पद्धति में ऊँट पालन नहीं किया जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ देखिए ना तो 1 और ना तो 2 यहाँ पे सही है। तो देखिए यहाँ पे जो है चलवासी पशुचारण विधि जो है शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में विशेष रूप से प्रचलित है। इस प्रकार कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ निश्चित मार्गों से चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। दूसरा जो है चलवासी पशुचारण विधि, पशुचारक मुख्य रूप से भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां होती है, और इस प्रकार पशुचारण विधि जलवायु संबंधी विषमताओं, भूभाग की समस्याओं के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। यह पद्धति भारत के जम्मू कश्मीर और राजस्थान में देखने को मिलती है। चलिए दूसरा जो है यहाँ देखिए आपको जोड़ी मिलाने का दिया गया है। तो देखिए फिर से यहाँ कृषि का नाम दिया गया, कृषि के विशिष्ट प्रकार, और उससे जो है संबंधित घटक यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑर्वेरी कल्चर किससे संबंधित है। ऑर्वेरी कल्चर जो है आपको वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि से संबंधित देखने को मिलेगा। ओलेरी कल्चर आपको जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि से संबंधित देखने को मिलेगा। इसके साथ सिल्वी कल्चर की बात करें तो यह वानिकी की एक शाख है, और बीटी कल्चर आपको अंगूर से संबंधित देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो है बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है गेहूं के लिए भौगोलिक परिस्थितियों पर विचार करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए गेहूं के लिए जो है बोते समय यानी इसकी बुआई करते समय 10 डिग्री से बढ़ते समय जो है 10 डिग्री तापमान, और बढ़ते समय 15 डिग्री एवं पकते समय 20 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है, यानी स्टैंडर्ड ये कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही है। कम से कम 100 दिन पाला रहित होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, डी नंबर का राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जो है गेहूं के लिए निर्यातक राष्ट्र है। गेहूं के लिए निर्यातक राष्ट्र कौन सा है, देखिए यहाँ पे देखिए ब्राज़ील गलत है, अमेरिका और भारत यहाँ पे जो है इसके सही आंसर है। तो सी नंबर का राइट आंसर होगा। और यहाँ देखिए आपको प्रमुख निर्यातक के अंतर्गत देखने को मिलेगा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, भारत। और प्रमुख आयातक की अगर बात करें तो मिस्र, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, अल्जीरिया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये जो है राष्ट्र है, तो ब्राज़ील आपका आयातक है, ना कि निर्यातक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए सत्य कथन का चुनाव करना है। स्थानांतरित जो कृषि यानी झूम कृषि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। तो ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नहीं की जाती, जहाँ अधिक जंगल होता है वहाँ ये की जाती है, जंगलों को काट काट कर, ठीक है, स्थानांतरित कृषि। तो ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। अमेजन के सघन वन क्षेत्र एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की जाती है, बिल्कुल सही। अमेजन के वन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेंगे। तो वहाँ अधिक जंगल है, इसके कारण वहाँ इस प्रकार की खेती देखने को मिलती है। साथ ही स्थानांतरित कृषि एवं दहन एवं कर्तन एक दूसरे के विपरीत है, जबकि दहन और कर्तन जो है एक ही प्रकार की खेती है, यानी कि जो है काटते हैं फिर उसको जलाते हैं और वहाँ खेती की जाती है, उसी को झूम कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि बोला जाता है। तो ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ गलत बोला है, विपरीत नहीं है, सेम है। तो यहाँ 2 नंबर का बस सही है, यानी कि 1 और 3 यहाँ पर गलत होंगे, तो केवल 2 बी नंबर का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको मिलाना है, तो कृषि संबंधी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान उसके संबंध में है। तो जैसे खाद्य एवं कृषि संगठन की अगर बात करें तो ये तो सही है। देखिए यहाँ पे चावल अनुसंधान भी आपको मनीला में देखने को मिलेगा। उसके साथ विश्व मौसम विज्ञान संगठन ये भी जेनेवा में देखने को मिलेगा। उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान आपको कोलंबिया में। तो सभी सही है। यहाँ पे 1 2 3 कहाँ पे दिख रहा है आपको? 1 2 3 आपको दिख रहा है ए नंबर में। ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। और कुछ और संस्थान भी आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या है? सेंटोस। सेंटोस जो है कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश माना जाता है? तो ये जो है केनिया। केनिया चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश माना जाता है। और यहाँ आप जो है जो देखिए काली चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है केनिया है। और इसके बाद दूसरे स्थान पर श्रीलंका, तीसरे स्थान पर चीन का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस में जो है चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो यहाँ देखिए भारत इसका राइट आंसर है। सर्वाधिक क्षेत्र आपको भारत में ही देखने को मिलेगा। बी नंबर का राइट आंसर है। देखिए चावल विश्व की दूसरी सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाई जाने वाली फसल है। और भारत विश्व में चावल के कृषि क्षेत्र के लिए सर्वाधिक भाग रखता है, जबकि भारत जो है चावल का दूसरा बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर विश्व के कुल उत्पादन का 20% चावल पैदा किया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी जो आंकड़े हैं अभी अपडेटेड वाले, उसके अनुसार भारत को चावल की खेती के लिए मूल केंद्रों में से एक माना जाता है, जिसमें 44 मिलियन हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। नेक्स्ट है सत्य कथन बताना है। जैविक कृषि में रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है गलत है, क्योंकि जैविक खेती में इस प्रकार की चीज़ें देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे देखिए जैविक कृषि पर्यावरण के अनुकूल है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि केवल दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ देखिए बी नंबर का राइट आंसर होगा। यहाँ देखिए जैविक कृषि में जो है देखिए जिसमें रासायनिक खाद कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता, इसके स्थान पर जो है जैविक खाद या प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है, इसे जैविक खेती बोला जाता है। इसके लाभ भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का धान धान जीन बैंक किसे कहा जाता है? विश्व का धान जीन बैंक किसे कहा जाता है? तो ये जो है बी नंबर का राइट आंसर, यानी फिलीपींस को ये कहा जाता है। और यहाँ देखिए विश्व का धान जीन बैंक जो है फिलीपींस में स्थित है। धान पर शोध करने पर इस अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक में धान की लगभग 90,000 किस्मों के नमूने इकट्ठे किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए गन्ना एक, यहाँ सत्य कथन बताना, गन्ना एक व्यावसायिक फसल है, बिल्कुल सही है, ठीक है, वाणिज्यिक फसल है। और गन्ने की कृषि हेतु अधिक पानी की आवश्यकता, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। सी नंबर का राइट आंसर है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक जो है कौन सा माना जाता है? ये जो है भारत, हमारा भारत जो है केले का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का जो है लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर कहाँ से उत्पादन किया जाता है? तो ये जो है कहाँ से किया जाता है? थाईलैंड। थाईलैंड को क्या कहा जाता है? एक और नाम आपको पता होना चाहिए, थाईलैंड को क्या कहा जाता है? हाथियों का देश कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला जो कहवा है, ठीक है, कहवा जो है, कहवा किससे संबंधित है? देखिए साओ पोलो के पठार उत्पादक क्षेत्र कहाँ है इसका? साओ पोलो का पठार। जूट की अगर बात करें तो ये कहाँ है? गंगा डेल्टा के अंतर्गत आपको जूट देखने को मिलता है, सबसे अधिक भारत के अंतर्गत। चावल जो है आपको देखने को मिलता है यांगटीसी मैदान में। और गेहूं आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? प्रेयरी के मैदान में। तो यहाँ अगर बात करें तो सी नंबर का इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबस्टा एक प्रकार की क्या है? रोबस्टा एक प्रकार की जो है, जो कि अफ्रीका में उत्पन्न की जाती है, तो एक प्रकार की कॉफ़ी है। कॉफ़ी है रोबस्टा, कॉफ़ी का प्रकार है, ठीक है। बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए यद्यपि कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, और इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में जो है कुछ अंतर पाया जाता है। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए कॉफ़ी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की जो है चाय की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन ये, ठीक है। दूसरा ऑप्शन की बात करें तो कॉफ़ी बीजों के द्वारा प्रवर्तित की जाती है, लेकिन चाय जो है केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्तित की जाती है, मतलब उगाई जाती है, ठीक है, या फसल की जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है विश्व में जो है दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है। ठीक है, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में जो है भारत का स्थान दूसरा नंबर पे आता है। ठीक है, और यहाँ देखिए भारत विश्व का दुग्ध उत्पादन दूसरा स्थान, विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 16% भारत में उत्पादित किया जाता है। दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत के पहले जो है संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो यहाँ देखने को मिलेगा देखिए रबर जो है, रबर कहाँ देखने को मिलती है, मलेशिया, इसका क्षेत्र जो है मलेशिया है। कहवा आपको देखने मिलेगा कोलंबिया में, जैतून आपको देखने मिलेगा इटली में, और गन्ना आपको देखने मिलेगा मॉरिशस में। तो यहाँ देखिए हमारा जो राइट आंसर है वो बी होगा। ठीक है, 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना फिर से। तो यहाँ देखिए जो अग्रणी उत्पादक देश है और पदार्थ यहाँ पे दी है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा चीन में जो है, चीन में लौह अयस्क देखने को मिलेगा। उसके बाद भारत की अगर बात करें तो भारत में आपको दूध देखने को मिलेगा, ये सही है। उसके बाद आपको सऊदी अरब में पेट्रोलियम देखने को मिलेगा, और बचा थाईलैंड, तो यहाँ प्राकृतिक रबर जैसे कि हमने पहले बात किए थे। तो यहाँ देखें तो ये सी नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का राइट आंसर। नेक्स्ट है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये चीन है, हमारा पड़ोसी चीन विश्व में सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक है। निम्नलिखित देशों में किसमें प्रति गाय दुग्ध का जो औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी होगा, डेनमार्क। ठीक है, सॉरी यहाँ पे डी नहीं है, ये सी है, डेनमार्क सी है। निम्नलिखित में से जो है विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, चीनी कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, विश्व का चीनी का कटोरा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है, सही आंसर का चुनाव करना। तंबाकू एक नकदी फसल है, बिल्कुल सही है। निकोटीना जो है टोबैकम आम की फसल, आम की एक फसल है, तो ये गलत है। ठीक है, ये निकोटीना टोबैकम जो है आम की फसल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन बस सही होगा, यानी कि केवल एक। और यहाँ देखिए निकोटीना भी जो है एक तंबाकू की प्रजाति है, इस प्रजाति की किस्मों के पौधे लंबे और पत्ते जो है चौड़े पाए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बागान फसलें हैं, बागान फसलें हम देखें तो ये देखिए कॉफ़ी भी है, रबर भी है, नारियल भी है, पर जूट यहाँ पे नहीं है। तो हमारे देखिए 1 2 3 यानी कि बी नंबर का राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको फिर से मिलाना है। तो यहाँ देखिए विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि के नामों के अनुसार यहाँ पे इसको सम्मिलित करना है, तो कहाँ इसको क्या बोला जाता है। तो देखिए यहाँ अगर बात करें हम, तो जो लास्ट वाला है, ठीक है, डी नंबर का, तो यहाँ देखिए मलेशिया, मलेशिया की अगर बात करें तो मलेशिया में इसको क्या बोला जाता है, मलेशिया में इसको बोला जाता है लद्दाख। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत की अगर बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत में इसको क्या बोला जाता है, झूम। इसके अलावा म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार में इसको क्या बोला जाता है, ये इसको बोला जाता है तुंग्या, और ब्राज़ील में इसको रोका बोला जाता है। तो यहाँ देखिए सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, सी नंबर का इसका राइट आंसर है। और यहाँ देख भी सकते हैं आप कहाँ क्या बोला जाता है इसको। ठीक है, वियतनाम में रे बोला जाता है, वेनेजुएला में कोनुकू, मेक्सिको में मिल्पा, मध्य अमेरिका में भी मिल्पा बोला जाता है। तो ये सभी आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर इसका। तो ये कंप्लीट रूप से हमारे जो है पशुपालन से संबंधित, कृषि और पशुपालन से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन हमने देखे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और प्ले स्टोर में जाकर सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके आप सारी चीज़ें सीक्वेंस में प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे आप जो है क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ऐप में जाकर। ठीक है, यदि आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में लेकर आया अपनी फ्री टेस्ट सीरीज। ये फ्री टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए, और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विभिन्न तारीखों पे यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज होगी, और यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। और साथ ही साथ यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस होगी, और टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। विभिन्न तारीखों में यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। और साथ ही साथ यदि आप प्लस फीचर की तरफ जाते हैं अनअकैडमी के, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊँ तो फ्री और प्लस वाले प्लान में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फ्री वाले प्लान में यहाँ पे सिलेबस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे चलेंगे, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स है, और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा वो यहाँ पे रहेंगे पूरे लिमिटेड। और यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन इसमें लेंगे तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे अनलिमिटेड। कोर्स यहाँ पे चल रहा है अनअकैडमी के, और यहाँ पे अचीवर्स बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, एमपीपीएससी 2020 स्प्रिंट कोर्स थ्रू एमसीक्यू, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये शुरू हो चुका है। फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये भी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ लक्ष्य एमपीपीएससी 2022 है, यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स और एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए।
फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का। और 1 मार्च से ये जो फॉर्म स्लैब है 10% से 5% होने वाली है, तो 1 मार्च से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें। और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यहाँ पे सरकार टाइम प्रोमो कोड जरूर डालें। सरकार टाइम प्रोमो कोड डालने के बाद यहाँ पे 10% तक का आप डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट।